हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और इसमें आप लोगों को सभी प्रश्न याद करने हैं, ठीक है। और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर आप ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको और भी आपके विषय से संबंधित बहुत सारे जो पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, यहाँ आपको आज ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है आपका सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ सभी के सभी प्रश्न आपको उत्तर में लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मेरे द्वारा ये उपलब्ध करवाया जा रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, पहला प्रश्न है प्रेमचंद का मूल नाम था। तो याद रखना, प्रेमचंद जो है इन प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। और नमक का दरोगा जो आप लोगों का पाठ है इनके द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें धन पर जो है सत्य की जीत के बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे शब्द गुण के प्रकार होते हैं। तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका माधुर्य गुण, ठीक है। दूसरा है आपका ओज गुण और ओज गुण के बाद में आपका थर्ड नंबर वाला है प्रसाद गुण। यहाँ पर ये 3 प्रकार के आपके शब्द गुण या काव्य गुण। अच्छा, इनको एक बात और बता दूं, काव्य गुण भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। आप सभी शब्द गुण और काव्य गुण एक ही है, तो यहाँ 3 प्रकार के होते हैं ये। देखो, अगला प्रश्न है जिंदगी नामा किसकी रचना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये जो जिंदगी नामा है ये कृष्णा सोबती की रचना है। तो आप उत्तर में ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा सोबती बताएंगे। और यहाँ अब आ चुका है आपका अगला प्रश्न और वो भी बेस्ट है। बीजक किसका रचना ग्रंथ है। आपने भक्ति काल का नाम तो सुना ही होगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है और बीजक जो है कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है। बीजक में 3 रचनाएं आती है, जिसमें पहली तो है, याद रखना, साखी, उसके बाद में एक है सबद और उसके बाद में है रमेनी। ठीक है ना, 3 रचनाएं आपको ध्यान रखना, साखी, सबद, रमेनी। इसके बाद में अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। एक और यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव। इसके अलावा निर्वेद किसका है, तो शांत रस का निर्वेद है ये वाला, ठीक है। और रौद्र ये किस रस का है, तो ये आपको रौद्र का क्रोध आ जाएगा, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। और इसके अलावा विस्मय दिया है, विस्मय आश्चर्य का विस्मय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विभत्स का पूछा है, जो कि आप घृणा बताएंगे, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समस्त प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आप लोगों का पहला प्रश्न है कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीरदास जी ने आडंबरों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीरा की भाषा है। तो मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी आप बताएंगे। और मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, याद रखना। इसके बाद परमाल रासो किसकी है, तो यहाँ पर जगनिक की रचना है ये परमाल रासो, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको संचारी भावों की संख्या 33 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है। देखो, आश्रय कोई भी व्यक्ति होता है।
अगर वो भारी चेष्टाएं कर रहा है तो आश्रय की चेष्टा को अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, आपको उत्तर में अनुभव बताना है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट, मासिक वेतन को का चांद कहा गया है, तो पूर्णिमा का चांद कहा गया है। पूर्णिमा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। यहाँ सही जोड़ी में आप लोगों का पहला प्रश्न है नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा जो है ये मुंशी प्रेमचंद से, इसे आप मिलाएंगे। अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय की रचना है। हाथ मलना, तो ये हाथ मलना का अर्थ होता है पश्चाताप करना। और तुम भी आ गए, तो इसमें भी शब्द दिया है, ये वाला भी शब्द क्या है, निपात है, तो निपात से आप मिलाएंगे। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर है। और घूमर नृत्य राजस्थान को है, म्हारो राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर आपको राजस्थान घूमर नृत्य बताना है। अगला प्रश्न है आपका, सत्य और असत्य लिखिए। देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। सत्य असत्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो यहाँ आपको बताना है सत्य, क्योंकि कबीरदास ने ही सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो इसमें असत्य बताना है। माधुर्य गुण में कठोर वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है सत्य, क्योंकि विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला तो है आलंबन और दूसरा है आपका उद्दीपन। ठीक है, आलंबन उद्दीपन दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो ये असत्य होगा, क्योंकि ईमानदारी का पाठ वो नहीं पढ़ाते थे, वो रिश्वत लेने के लिए कह रहे थे, मतलब गलत बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, पथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो ये आपका होगा सत्य, क्योंकि सत्यजीत राय ने ही पथेर पांचाली फिल्म लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो इसमें आपको बताना है सत्य, कोमल का विलोम कठोर ही होता है। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, और ये बेस्ट क्वेश्चन आपको एक ही बार में याद करने हैं। देखो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए, तो प्रारंभिक काल का मतलब होता है जो प्रथम काल है। ठीक है, प्रथम काल जो है उसका नाम आपको याद रखना है, वो है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल में आप लोगों को याद रखना है, हिंदी साहित्य का पहला काल है। इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल कहा जाता है, इसको वीर काल कहा जाता है, इसको चारण काल कहा जाता है, चारण काल के अलावा इसको अपभ्रंश काल कहा जाता है, अपभ्रंश काल कहा जाता है, और इसके अलावा इसको रासो काल भी कहा जाता है, रासो काल भी कहा जाता है। तो इतने नामों से ये आदिकाल जाना जाता है। ठीक है, यहाँ आपको आदिकाल की समय अवधि 1050 से संवत 1050 से 1375 तक बतानी है। ठीक है, ये इसकी समय अवधि है। आदिकाल में बहुत ही बेस्ट रचनाएं हुई है, जैसे चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई ने रचना करी, उसका मैं नाम लिख रहा हूँ, याद रखना, चंदवरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है आदिकाल में। देखिए आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल की समय अवधि बताइए, तो संवत 1700 से 1900 तक आपका रीतिकाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नानबाइयों का मसीहा किसे कहा गया है? देखिएगा यहाँ आपका जो नानबाइयों का मसीहा है ये मियाँ नसीरुद्दीन को कहा है, मियाँ नसीरुद्दीन। और देखिए शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं, तो शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो आपको एक तो बताना है प्रबंध और दूसरा बताना है आपको मुक्तक, ये 2 ही आप याद रखना। ठीक,
इसके बाद में पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंदवरदाई, चंदवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसका पूरा, तो हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दी है, तो जल्दी से को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बेस्ट मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा।